हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, सभी देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी जिला न्यायालय यानी जिला जज को लेकर, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति कौन करता है, अन्य की नियुक्ति कौन करता है, इन चीज़ों को लेकर होगी दोस्तों। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, आप लोग वो क्लास देख लीजिए और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसी के आगे की आज की जो क्लास दोस्तों शुरू है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी का दिन है और इसी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। तो गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी लोग दोस्तों मेरे इस चैनल से जुड़े हुए, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। हेडिंग पड़ी हुई दोस्तों जिला न्यायालय, अनुच्छेद 333 से 37 तक। और भाग दोस्तों कौन सा? 6। ठीक, जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जिसे न्यायाधीश होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति दोस्तों बात की जाए तो नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में है। ठीक, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। ठीक दोस्तों, जो जिला न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो उनमें से जो पहला प्रमुख होता है, उनकी नियुक्ति देखना ध्यान से राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। ठीक, लेकिन जो अन्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय की सलाह से लोक सेवा आयोग करता है। जो PCS जे वगैरह ये सब एग्जाम होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, लोक सेवा आयोग, क्योंकि उनके एग्जाम होते हैं, परीक्षा करवाई जाती है, लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। योग्यताएं को लेकर दोस्तों बात करें तो पहला दोस्तों वह भारत का नागरिक हो। ठीक, सभी में कॉमन रहता है दोस्तों। इसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, यानी जो अपना हाई कोर्ट है, ठीक है ना, इनको न्यायाधीश बनने की क्या उसने सिफारिश की हो, या 7 वर्षों तक किसी न्यायालय, ठीक है दोस्तों, किसी न्यायालय लिख गया दोस्तों, किसी न्यायालय में वकालत की हो। ठीक है ना, यानी 7 वर्ष का उनको अनुभव हो किसी न्यायालय में वकालत का, तो वो क्या मुख्य जिला न्यायाधीश में क्या बन सकते हैं, जिला न्यायाधीश। इसके बाद अनुच्छेद दोस्तों 235 है, लिखा हुआ अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक, यानी जो इनके नीचे न्यायालय होते हैं, इन सभी न्यायालय पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन सा न्यायालय रखता है? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक, तो जिला न्यायालय के जो दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अन्य की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हाई कोर्ट की सलाह से लोक सेवा आयोग करता है और एग्जाम कराता है, जिसे PCS जे बोला जाता है। ठीक दोस्तों, उसी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, योग्यताओं की अगर दोस्तों बात की जाए तो योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। ठीक, यानी जो जिला न्यायालय में न्यायाधीश बनेगा उनकी नियुक्ति की सिफारिश किसने की हो? हाई कोर्ट ने। या आपका 7 वर्षों तक किसी न्यायालय में वकालत किया हो, यानी 7 वर्ष का अनुभव हो वकालत का किसी भी न्यायालय में। ठीक, अनुच्छेद 235 दोस्तों कह रहा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। इसके नीचे जो न्यायालय होते हैं उन पर नियंत्रण दोस्तों कौन रखता है? जिला न्यायालय। ठीक, एक चीज और देखिए दोस्तों, जिला न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन, इनको स्थानांतरित करना, इनका ट्रांसफर करना, इन पर नियंत्रण, ठीक है ना, जिला न्यायालय, ये सब कुछ हाई कोर्ट के पास होता है। हाई कोर्ट के पास होता है। वर्डिंग दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, जिला न्यायालय पर नियंत्रण हाई कोर्ट के पास होता है, यानी उच्च न्यायालय के पास। न्यायाधीशों का स्थानांतरण या ट्रांसफर करना है, इधर से उधर करना, ये सभी के सभी अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट ही इन पर क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। ठीक दोस्तों, ये आपका है जिला न्यायालय। भाग 6 अनुच्छेद 233 से 37 तक। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ छोटे छोटे न्यायालय जैसे लघु वाद, राजस्व न्यायालय, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप लोग इतने का जरा स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ न्यायालयों को लेकर, जिसमें से पहला आपका लघु वाद न्यायालय। ठीक, अब दोस्तों ये लघु वाद न्यायालय क्या होता है जरा देखते हैं क्या है। ये न्यायालय किराया वसूली यानी किराया वसूलने का,
ठीक, मकानों और दुकानदारों से, यानी मकान से और दुकानों से, ठीक, वह 25,000 रुपए तक के मूल्य के वादों की क्या सुनवाई करते हैं। इन्हीं न्यायालय को दोस्तों क्या बोला जाता है, लघु वाद न्यायालय। यानी किराया वसूली का काम, वो चाहो फिर आपका मकान का और दुकानदार का हो, या 25,000 रुपए तक के अगर कोई भी मुकदमे का सुनवाई है, तो ये सभी के सभी जो भी होंगे, ये सभी के सभी कहाँ पर किस न्यायालय में सुनवाई होगी, लघु वाद न्यायालय में। जिला न्यायालय से कुछ अन्य होते हैं ना नीचे, तो ऐसे न्यायालय को क्या बोला जाता है, लघु वाद न्यायालय। यानी ये न्यायालय किराया वसूली मकानों और दुकानों से वह 25,000 रुपए मूल्य तक के वादों की सुनवाई करते हैं। ठीक, यानी जो किराया वाले मैटर या 25,000 रुपए तक का जो भी मैटर है, वो कौन से न्यायालय में जाएगा, लघु वाद न्यायालय में। इसके बाद सबसे नीचे दोस्तों आपकी होती न्याय पंचायत। ठीक, मैंने सब बताया हुआ था। अब न्याय पंचायत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायत होती है। ठीक है ना दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायत होती है। ठीक, इन्हें 500 रुपए तक के दीवानी मामले सुनने का अधिकार है। ये 250 रुपए तक जुर्माना कर सकती हैं, किंतु कारावास का दंड नहीं दे सकती है। ठीक, यानी गांव में जो सबसे निचले स्तर पर पंचायत होती है दोस्तों, उसे न्याय पंचायत कहते हैं। और दोस्तों ये 500 रुपए तक के वादों को क्या सुनवाई करती है। ये लिखा हुआ 500 रुपए तक के दीवानी मामलों की क्या सुनवाई करती हैं, और 250 रुपए जुर्माना दे सकती हैं, लेकिन किंतु या परंतु कारावास का दंड नहीं दे सकती है। इन्हीं न्यायालय को दोस्तों क्या बोला जाता है, न्याय पंचायत। और दोस्तों आप लोगों ने मूवियों में खूब देखा होगा, पंचायत गांव में या गांव ग्रामीण बेस पर जो बनती थी, इसमें चलिए पंचायत अब निर्णय करेंगे, ठीक है ना, मुखिया कौन है, ऐसे कुछ देखा होगा। वही दोस्तों ये न्याय पंचायत होती है। ठीक है ना, इसी को न्याय पंचायत बोलते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर। ठीक है दोस्तों, ये चलिए आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ आपके बचे हुए आगे बात करें, छोटा सा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कुटुंब या परिवार न्यायालय क्या होता है दोस्तों, जरा देखिए। इनकी स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम, यानी कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 दोस्तों आया था, उसी के अधीन हुई थी। ठीक है ना, इनकी स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन हुई थी। इस अधिनियम के अनुसार कुटुंब न्यायालय की स्थापना उन्हीं शहरों में की जाती है। दोस्तों वर्डिंग देखना, इस अधिनियम के अनुसार कुटुंब न्यायालय की स्थापना उन्हीं शहरों में की जाती है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। संसद द्वारा इसका गठन अन्य शहरों में किया जाता है। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाना है। ठीक है दोस्तों, कुटुंब या परिवार न्यायालय दोस्तों, ठीक है ना, 1984 में एक कुटुंब अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत कुटुंब या परिवार न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, उन शहरों में ये स्थापना की गई थी जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होती थी। ठीक, और संसद द्वारा दोस्तों इसका क्या अन्य शहरों में गठन किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो परिवार से संबंधित विवाद होते, लड़ाई झगड़े या जो भी पारिवारिक मैटर होगा, उन पारिवारिक मैटर को शीघ्रता से या मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाना होता है। इनका ये क्या है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा, इनकी स्थापना उन शहरों में की जाती जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। संसद द्वारा इसका गठन अन्य शहरों में किया जाता है। इन न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाना है। यानी परिवार से संबंधित जो भी विवाद होते, पारिवारिक होते हैं, उन मैटर को या विवादों को बहुत मैत्रीपूर्ण या आसानी से क्या सुलझाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इनकी स्थापना 1984 में दोस्तों कुटुंब अधिनियम के तहत हुई थी, और ये अधिनियम उन शहरों में स्थापित हुआ था जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है, और वहीं पर इस न्यायालय का क्या दोस्तों निर्माण हुआ था। क्लियर दोस्तों, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये आगे बात करते नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्व न्यायालय। ठीक है दोस्तों, राजस्व मतलब वही राजस्व यानी मालगुजारी से संबंधित जो न्यायालय होता है, जिले में जो भी राजस्व होता है, ठीक, कलेक्ट होता है भू राजस्व संबंधी या कुछ भी मालगुजारी, तो उसी को करने के लिए एक न्यायालय होता है। उस न्यायालय का नाम क्या दोस्तों? राजस्व न्यायालय। और इसमें दोस्तों जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं क्या? राजस्व मंडल। इसके बाद दोस्तों होता है कमिश्नर या आयुक्त। इसके बाद दोस्तों होता है जिलाधीश या डीएम जिसे बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों एसडीएम अपर जिला अधिकारी। और इसके बाद दोस्तों होता है क्या? तहसीलदार। ठीक, राजस्व न्यायालय में ये क्रम है, सबसे ऊपर राजस्व मंडल, फिर कमिश्नर या आयुक्त दोस्तों, फिर आपका जिलाधीश, फिर दोस्तों एसडीएम और फिर आपका क्या? तहसीलदार। अब राजस्व मंडल दोस्तों क्या काम करता है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है। प्रत्येक राज्य में, वर्डिंग देखना दोस्तों, जो राजस्व संबंधी विवादों का निर्णय करने के लिए सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है दोस्तों, राजस्व यानी धन, धन कोई वसूली करना, राजस्व आना, टैक्स आना, ठीक, ये जो भी है राजस्व संबंधी मामला, ये राजस्व मंडल जो होता है ये इनके विवादों का निर्णय करने की सबसे बड़ी अदालत है। और प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व संबंधी विवादों का निर्णय करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका है कमिश्नर या आयुक्त। इनका क्या काम होता है? भू राजस्व या माल गुजारी संबंधी कार्य के लिए कार्य करना, भू राजस्व या माल गुजारी संबंधी कार्य करना, ये इनका काम। भू माने क्या होता है दोस्तों? भूमि। और राजस्व माने यानी राजस्व, भूमि से जो राजस्व होता है या माल गुजारी जो होता है उससे संबंधित जो कार्य होते हैं दोस्तों, ये कमिश्नर या आयुक्त करते हैं। कमिश्नर क्योंकि सबसे बड़ी ये, इसके बाद ये कमिश्नर या आयुक्त, यानी भूमि से संबंधित जो भी राजस्व आता है, ठीक दोस्तों, ये सब जो भी निर्णय करते हैं ये कौन करेगा दोस्तों? कमिश्नर या आयुक्त। ठीक, इसके बाद दोस्तों होता है जिलाधीश या जिसे डीएम बोलते हो आप लोग। तो माल गुजारी की वसूली के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी सबने अपने अपने एरिया में माल वसूला। ठीक, अब उनकी वसूली के लिए हर जिले में एक क्या? डीएम होता है जो माल गुजारी की क्या दोस्तों? वसूली करता। बताइए आपके पास कितना आया, लाइए आपके पास कितना आया। ठीक है दोस्तों, वही लिखा हुआ वर्डिंग जिलाधीश, यानी माल गुजारी की वसूली के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला एसडीएम। एसडीएम का मतलब राजस्व मामले की सुनवाई तथा शांति व्यवस्था संबंधी कार्य करना, यानी कि राजस्व के जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई दोस्तों एसडीएम करता है। और इनसे संबंधित शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य कौन करता है दोस्तों? एसडीएम करता है। एसडीएम करता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला आपका तहसीलदार। तो माल गुजारी की वसूली करना तथा तहसील में शांति बनाए रखना, यानी लगभग एसडीएम और इनका काम सेम है, लेकिन बस पोस्ट का फर्क है। एसडीएम ऊपर और तहसीलदार सबसे नीचे। और इसी तहसीलदार के अंदर में आपका कानून गो, फिर कानून गो के अंदर में लेखपाल, ये सब वगैरह अपना आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तहसीलदार ये है। तो राजस्व न्यायालय में सबसे ऊपर राजस्व मंडल होता है, इसके बाद कमिश्नर आयुक्त, फिर जिलाधीश दोस्तों, फिर एसडीएम, फिर आपके तहसीलदार होते हैं। ठीक दोस्तों, और ये इनके आप लोगों ने कार्य देखे। ठीक, ये आपका राजस्व न्यायालय था। क्लियर हो गया दोस्तों? कुछ भी ऐसा कोई भी कठिन उसमें नहीं है जो आपको वर्डिंग ना समझ में आए। ये एक आपका क्या आंकड़ा हो गया ऊपर से नीचे तक। ठीक है दोस्तों, इतने का दोस्तों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट पर और बात करते हैं और ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये भैया रोक दो स्क्रीनशॉट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते ई लोक अदालत। ठीक है दोस्तों, ई लोक अदालत, इसका दोस्तों जो आयोजन हुआ था ई लोक का, ये पहली बार हुआ था 11 जुलाई 2020 को। ठीक, पहले तो आप थोड़ा सा कहानी समझ ले क्या था। कोरोना महामारी के दौरान दोस्तों, ठीक, बहुत सारे ऐसे विवाद होते थे। ठीक, जिन विवादों को सुलझाने में समस्या थी। क्यों? क्योंकि सभी कोर्ट कचहरी उस टाइम बंद थे।
तो एक उपाय निकाला गया और दोस्तों ये उपाय था ई लोक अदालत। इसमें होता क्या दोस्तों, ऑनलाइन या वीडियो या ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है ना, पारिवारिक विवाद, संपत्ति पारिवारिक विवाद ऑनलाइन के माध्यम से इन विवादों को सुलझाया जा सकता था। और पहली बार इस ई लोक अदालत की स्थापना छत्तीसगढ़ के पास बिलासपुर में की गई। कब? 11 जुलाई 2020 को, ऑनलाइन के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, ई लोक अदालत, ठीक है ना, ऑनलाइन के माध्यम से, तो कोरोना। अब आप देखते हैं दोस्तों, आयोजन इसका हुआ था 11 जुलाई 2020 और कहां पर पहली बार स्थापित हुई थी? बिलासपुर। और बिलासपुर दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों इस ई लोक अदालत का उद्घाटन जो किया था वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और उन मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों नाम था PR रामचंद्र मेनन, ठीक है ना, PR रामचंद्र मेनन। ठीक, क्या होता क्या था दोस्तों जब ये हुई? ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से दोस्तों पारिवारिक विवाद हो या संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद हो या फौजदारी आदि जितने भी विवाद है ये ऑनलाइन सुलझा दिए जाते थे। और इसी अदालत को दोस्तों ई लोक अदालत कहा गया। अगर इस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई अदालत ने अगर कोई भी निर्णय दे दिया दोस्तों, तो इसके निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर जो भी इन्होंने निर्णय दे दिया, इसके बाद अब आप किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो, ना ही ऊपर जा सकते हो, नीचे जो भी निर्णय होगा इन्हीं का मान्य होगा दोस्तों। और ये ऑनलाइन व्यवस्था दोस्तों, ऑनलाइन निर्णय की व्यवस्था की गई थी 11 जुलाई 2020। और कब? उस समय कोरोना महामारी का दोस्तों जो काल था। और पहली बार दोस्तों इसका आयोजन 11 जुलाई 2020 का बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका उद्घाटन दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन द्वारा किया गया था। इसमें सुनवाई जो दोस्तों की जाती क्या था, जरा एक देख लेते हैं। सुनवाई, ठीक है ना, सुनवाई क्या था दोस्तों? सुनवाई पारिवारिक विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, फौजदारी आदि, ये सभी मोटर दुर्घटना बीमा, ठीक, ये सभी विवाद ये ई लोक अदालत के द्वारा क्या सुनवाई की जाती थी? ऑनलाइन के माध्यम से। और इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप यानी अदर न्यायालय में नहीं जा सकते हो अगर इसने एक बार भी निर्णय दे दिया। इसी को दोस्तों बोला जाता था क्या? ई लोक अदालत, ई लोक अदालत। ठीक दोस्तों, क्लियर? चलिए इतने का दोस्तों पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये जो मैंने एक टॉपिक लिया हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, न्यायपालिका, और आज दोस्तों आपका न्यायपालिका बहुत अच्छे से पूरा समाप्त हो गया है। कल की दोस्तों जो क्लास होगी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बात करेंगे और डिटेल से दोस्तों बात करेंगे ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, नगर पालिका क्या है, नगर परिषद क्या है, ठीक है ना, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे डिटेल से दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों मैं यही आशा करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा आनंद में और खुशियों से भरा हो और माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और जो भी आप लोगों ने दोस्तों लक्ष्य या सपना देखा हुआ है आपका बहुत जल्दी से जल्दी पूरा हो दोस्तों। ठीक दोस्तों, पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, ठीक दोस्तों, क्योंकि आपके पास ओनली पढ़ने के अलावा और कोई ऐसा विकल्प नहीं है। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोग पढ़िए तो फिर जी जान लगा दी, उस टाइम कुछ भी आप मत करिए, ओनली पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पढ़ना आपको तो उस टाइम आप अपना फ्री रहिए, लेकिन जब भी पढ़िए तो पूरा मन से पढ़िए दोस्तों। और जब आप मन से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत बेटर समझ में आएंगी और यही समझ आपने जो सपना देखा है उस सपने को आपका पूरा करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए।